नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अभिनंदन कोचिंग क्लासेस कालापल के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष महेश्वरी आपका स्वागत करता हूं। आइए अपन लोग हिंदी को कंटिन्यू करते हैं। अपन लोगों ने कल वर्णमाला पढ़ी थी। वर्णमाला कैसे क्या बनती है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको ये सब कुछ चीज़ें क्लियर करी थी। आज अपन इसके अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और इसका चैप्टर का नाम है अपना शब्द विचार या शब्द भेद भी इसको बोलते हैं। अब इसमें अनेक तरह के शब्द आते हैं और कैसे क्या बनते हैं। तो देखिए, शब्द का मतलब क्या होता है, पहले तो अपन इसको समझते हैं। तो वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, शब्द। जो वर्णों का मेल होता है, लेकिन होना कैसा चाहिए, वो सार्थक। ऐसा नहीं कि कुछ भी किधर भी बनेगा और उसका अर्थ अगर नहीं निकलेगा तो वो आपका शब्द नहीं कहलाता। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ आपको कि अपन लोगों ने कल वर्ग पढ़े थे, उसमें अपन ने व्यंजन पढ़े थे। उस व्यंजन का सार्थक अगर समूह बनता है, वो अगर ध्वनि निकलती है तो वो क्या कहलाता है, अपना शब्द। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मान लो अलग अलग मैं वर्ण लिख दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फा लिखा, यहाँ मैंने सा लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने ला, और इन सभी का बोलता हूँ उनका योग। ठीक, इस मेल का मतलब होता है योग, इनको मिलाना मतलब। अब जब इनका सार्थक अपन मिलाते हैं और सार्थक अगर ध्वनि बनती है तो वो अपना शब्द कहलाएगा। जैसे फ स ल। अब इसका सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फसल, और फसल का आपको अर्थ मालूम है। जो किसान अपने खेत में फसल बोता है, कोई बीज बोता है, उसे अपन बोलते हैं फसल। तो यहाँ पे इस जो वर्ण का जो मेल हुआ है, जो जो शब्द अपने सामने बन के आया, इसका अर्थ निकल रहा है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी ध्वनि या ऐसे वर्ण का मेल जिनका सार्थक ध्वनि निकलती है, उसका अर्थ निकलता है, वही शब्द कहलाते हैं। यही इस ये जो अब मैंने आपको फसल को ऐसे मेल करके जो पढ़ाया है यहाँ पे फसल, इसको अगर तोड़ के इस तरफ से देखें अपन तो इसको वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं। वर्ण विच्छेद में क्या होता है, किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक जो वर्ण है वो स्वर उसमें मिला हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे फा लिखा है तो इसमें फा फा प्लस आ है, इसमें ये जो सा लिखा है इसमें सा प्लस आ है। कुल मिला के बात ये है कि प्रत्येक व्यंजन जो होता है उसमें आ या स्वर लगा होता है। अगर इसमें स्वर नहीं रहेगा तो ये यहाँ पे फा कैसा रहेगा, आधा। आधा मतलब इसके नीचे हलंत लगा रहेगा। ये हलंत नहीं लगा है, मतलब इसमें आ मिला हुआ है, और अगर इसमें हलंत लगा हुआ है इसका मतलब है कि इसमें आ नहीं है। इस तरह से, तो इस तरह से तोड़ के भी देखते हैं तो इसे बोलते हैं वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है शब्दों को अलग अलग तोड़ना। आगे देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं अपन अगले चरण में। तो अपन देखते हैं शब्द के भेद, कि शब्द के भेद कितने होते हैं या शब्द के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप से इनको अपन प्रयोग में करते हैं। शब्द के भेद को अपन समझते हैं। तो शब्द के भेद को अपन पहली तरफ इधर देखते हैं कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर जो वाक्य अपन बोलते हैं, ये शब्द का ही अगला जो चरण रहता है वो रहता है वाक्य, जिसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं, तो इनको दो भागों में बांटा गया। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले, ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलता है उसे बोलते हैं सार्थक। निरर्थक का क्या मतलब होता है, मतलब ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द जो होते हैं जिनके अर्थ नहीं निकलते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे सार्थक में मैंने यहाँ पे लिख दिया घर, एक एग्जाम्पल आपको घर लिख दिया मैंने, इसका अर्थ निकलता है। निरर्थक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया खट, बहुत सुना होगा अपन ने। और वानी, जैसे अपन बोलते हैं कोई भी मेहमान आता है तो आओ साहब, बैठो साहब, इनको पानी वानी पिलवाओ साहब। अब पानी तो ठीक है, वानी क्या होता है। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगले और बढ़ते हैं। रचना या बनावट के आधार पर इनको भी तीन भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जो कि प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं, जिनको बोला जाता है, वो कहलाते हैं अपने रूढ़ शब्द। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं अपने, इनको ये रूढ़ शब्द को अगर अपन तोड़ के देखेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे शिक्षा है ना, रात दिन, बुद्धि, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये टूटते भी नहीं है और तोड़ने पे इनका अर्थ भी नहीं निकलेगा, इसलिए इनको बोलते हैं रूढ़ शब्द, जो कि प्राचीन समय से ही चलते आ रहे हैं। अगले हैं यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है योग। योग मतलब मिलना, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं, और इनका अर्थ भी निकलता है। जैसे अगर मैं यौगिक शब्द को आपको तोड़ के बताऊं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा आपको घुड़दौड़। तो घुड़ का मतलब क्या होता है, घोड़ा, और दौड़ का मतलब क्या होता है, रनिंग। ये हो जाएगा घुड़दौड़ आपका, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग शब्दों के अर्थ निकलते हैं। एक और तोड़ के बताता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा मान लो गोमुख। गोमुख
जब इसको मैं तोड़ूंगा तो आपको अलग अलग टूटने में पड़ेगा। यहाँ पे गो अलग टूट जाएगा, गो प्लस मुख। गो मतलब होता है गाय, जिसे अपन माता भी कहते हैं अपने हिंदू संस्कृति में। उसका मुख का मतलब होता है मुंह, तो गाय का मुख, इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। अब योग, योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ का मतलब होता है ये और यौगिक। रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द के मिश्रण या मिलने से जो योग रूढ़ नया शब्द बनता है उसे योग रूढ़ बोलते हैं, और यह किसी अन्य का ही अर्थ देता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अभी मैंने आपको यौगिक समझाया, अब देख रहे हैं अपन योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होगा कि शब्द तो बनेगा, वो शब्द किसी अन्य का अर्थ देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दशानन। दशानन मतलब जिसके 10 आनन, मतलब जिसके 10 मुख हो उसे बोलते हैं दशानन। तो दशानन का मतलब होता है क्या? रावण। तो ये किसी और का ही अर्थ दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर का मतलब होता है ऐसा अंबर जो पीला हो, मतलब भगवान विष्णु जो उनका अंबर होता है, मतलब जो उनके आसपास का क्षेत्र है वो कैसा रहता है? पीला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु। तो इस तरह से जो अनेक अनेक तरह के अर्थ जो इस शब्द से अलग ही अर्थ अपने को मिलते हैं, वो इस योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। दो अपने समझ लिए, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। आगे आते हैं, देखिए उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। अब क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे निकल के आए हैं, और उत्पत्ति सभी की अपने को जानकारी में होना चाहिए कि कहाँ से शब्द निकल के आ रहे हैं, कहाँ से अपन प्रयोग कर रहे हैं, कैसे क्या इनका प्रयोग अपने बीच में इनका हो रहा है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर देखते हैं, तो इनको कितने 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे, इसलिए सिर्फ इतना याद रखो कि उत्पत्ति के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इनको मैं समझाऊंगा। इस विदेशी को आगाज शब्द भी कहते हैं। आगात का मतलब होता है आए हुए, किसी अन्य भाषा से आए हुए। थोड़ा सा इनको बोल के समझाता हूँ मैं आपको। तत्सम शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि संस्कृत के हैं। कैसे शब्द? संस्कृत के। तत्सम मतलब उसके ही समान, जिनका अपन उपयोग करते हैं वो तत्सम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अपन लोग जो उपयोग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दुग्ध, ये किसके अंतर्गत आता है? तत्सम के अंतर्गत। मैंने यहाँ पे लिखा ग्रह, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, तत्सम शब्द के अंतर्गत। और ये कैसे शब्द है? ये संस्कृत के शब्द है। अगला है तद्भव। तद्भव का मतलब होता है उसके ही समान है, लेकिन हिंदी में उसको अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब दूध है, ये तत्सम के पढ़ा है मैंने, अब जो इसके अगले पढ़ा रहा हूँ वो है तद्भव के। ये दूध हिंदी भाषा में आके, ये है तो संस्कृत के लेकिन परिवर्तित हुए हिंदी में, और इनका प्रयोग होता है कैसे? दूध को अपन बोलते हैं दूध बोलते हैं, ये ग्रह को अपन बोलते हैं घर। क्या बोलते हैं? घर। तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द है अपने, ये है तत्सम, जो कि संस्कृत के हैं, और उनका ही परिवर्तन कायम हुआ हिंदी में, जिनका अपन उपयोग करते हैं हिंदी भाषा में, और वो आते हैं तद्भव के अंतर्गत। ऐसे अनेकों में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देशज। देशज का मतलब होता है उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियां या जो लोग वहां के रहते हैं उनके द्वारा प्रयोग किए गए, उनके द्वारा उत्पन्न किए गए शब्द। एक आध दो के मैं नाम बोल के बताता हूं आपको। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे अपने? लोटा, टांग। अब ये ऐसे शब्द हैं जो कि वहाँ के व्यक्तियों के उस माहौल में उपयोग किए जाते हैं, और वहीं से निकल के आते हैं, उनको बोलते हैं देशज। मतलब देश में प्रयोग किया गया या उनके द्वारा उत्पन्न किए गए जो लैंग्वेज रहती है, जो शब्द रहते हैं, उनको देशज के अंतर्गत रखा गया। अगला है विदेशी। विदेशी या आगत। आगत का मतलब होता है, या विदेशी का मतलब होता है किसी अन्य भाषा से आए हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके अंदर भी कई सारे हैं, जैसे अंग्रेजी के हैं, तुर्की के हैं, उसके बाद में अरबी, फारसी, इन सब के अलग अलग शब्दों ने जो कि आए तो सब उस भाषा से है, लेकिन उसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उनको भी अपन समझेंगे एक करके। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अब अर्थ और व्याकरण का मतलब क्या होता है? अर्थ। और जो अपन पढ़ रहे हैं, अपन से जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो नॉर्मली अपन से व्याकरण से ही पूछेगा, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं। जैसे अपन पहले स्कूल में पढ़ते थे तो क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया अपन ने, उनसे काम हो जाता है। अपन नहीं, जो अपन से यहाँ पे जो भी अपन एग्जाम देंगे व्यापम की, एसएससी की वगैरह की, इनमें अपन से व्याकरण से ही क्वेश्चन आते हैं। और आपको बता दूं मैं कि एसआई में, एमपी एसआई के अंतर्गत 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। कितने नंबर की? 70 नंबर की। बहुत बड़ा कंटेंट रखता है ये हिंदी सब्जेक्ट,
इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। समझोगे, बहुत सरल चीज़ें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन लोग, इसलिए बहुत जल्दी समझ में आएगी, बस समय देना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से समझते हैं तो वही है जो अपन ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि इसका अर्थ निकलेगा, जैसे पर्यायवाची है। अब पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? शब्द तो वही होता है, उसका अर्थ भी वही होता है, उसके अनेकों नाम रहते हैं, उसका अर्थ भी वही निकलेगा जो उस शब्द का है। ठीक है, विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है? अपोजिट, जस्ट उसके अपोजिट निकलेगा। ठीक है, पूरा उल्टा। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने हैं, वहां पे वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, कई सारे वाक्य रहेंगे लेकिन उनका अर्थ कितना निकलेगा? एक। ये इस तरह से अपन लोगों ने क्या क्या समझा इसमें, ये पूरी चीजें आप लोग इसको चार्ट बना लो, वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक के और पूरा चार्ट कंप्लीट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अपन लोगों ने तत्सम, तद्भव, अभी अपन ने परिभाषा देखी थी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं वो तत्सम के अंतर्गत आते हैं, और उनका परिवर्तन जो हिंदी में हुआ है, जो अपन प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपने तद्भव। अब इसमें मैंने यहाँ जो ये शब्दों लिखे हैं ये पूरे संस्कृत के शब्दों हैं, जैसे अंगली, गंधर्व, कर्म, पितृ, कूप, अगणित, हस्त, महिषी, स्तंभ और स्वप्न। अब इनके देखते हैं अपन तद्भव, मतलब अपन हिंदी में इनको कैसे प्रयोग में करते हैं, उपयोग में लाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अंगली, अंगली को अपन बोलते हैं उंगली, क्या बोलते हैं? उंगली। उसके बाद में गंधर्व, इसको बोलते हैं गधा, क्या बोलते हैं? गधा। कर्म, कर्म का मतलब होता है काम, बोलते हैं ना कि अपना कर्म करिए आप, तो कर्म का मतलब होता है काम। इधर लिखा है पितृ, पितृ मतलब पिता। ये पितृ शब्द जो है ये संस्कृत के शब्द होने पितृ बोलते हैं, और अपने हिंदी भाषा में जो अपन का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं अपन? पिता के रूप में। कूप, कूप का मतलब होता है कुआं। ये कुआं, ये कूप का मतलब होता है संस्कृत शब्द उसमें भाषा में, लेकिन अपने इसमें अपन इसका उपयोग करते हैं कुआं के उसमें, कुआं। अगणित, अगणित मतलब जिसे गिना ना जा सके, लेकिन अपने इसको क्या बोलते हैं? अनगिनत, अनगिनत। अनगिनत का मतलब भी ये होता है जिसे गिना ना सके, अगणित मतलब जिसे गिना ना जा सके, इसका मतलब ये होता है। लेकिन ये अगणित का मतलब है संस्कृत भाषा में, और अनगिनत मतलब अपनी हिंदी भाषा में। हस्त, हस्त मतलब अपने हाथ, हस्त संस्कृत भाषा है, और यहाँ पे इसका जब अपन मानक रूप या तद्भव रूप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हाथ। महिषी, महिषी का मतलब होता है भैंस, क्या? भैंस, भैंस। स्तंभ, स्तंभ का हो जाएगा खंबा, क्या हो जाएगा? खंबा। स्वप्न, स्वप्न मतलब हो जाएगा सपना, ये वो वाला सपना नहीं है, ये स्वप्न है। और अगर अपने को वर्दी लेना है तो खुली आंखों से सपना देखना पड़ेगा, बंद आंखों से सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए आंखें खोल के सपना देखिए और सपना पूरा होगा। और जब अपना सपना पूरा हो जाएगा तब इधर 2 स्टार, इधर 2 स्टार, और इधर एक रिवॉल्वर और ब्राउन कलर का बेल्ट, ब्राउन शूज, टोपी, शानदार लगेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। विदेशी शब्द या आगत शब्द अपन ने इनको बोला था, तो अपन इसके ऊपर भी दृष्टिकोण डालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ लेता है, वो उठा लेता है, इसलिए अपने को याद होना चाहिए। परिभाषा मैंने आपको इसके पहले में बताई थी अभी। अंग्रेजी भाषा से जो शब्द आए हैं, जैसे यहाँ लिखा है विदेशी शब्द और आगत शब्द, तो आगत का मतलब और विदेशी शब्द का मतलब वही है जो अन्य भाषा से अपनी हिंदी में आए हुए हैं और अपन उनका उपयोग अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। और ये सब जो शब्दों में लिखे हैं कहीं ना कहीं अपन ने सुने हैं, उपयोग करे हैं, डेली यूज में अपन बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखो, ये भाषा है अंग्रेजी, लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज, इस अंग्रेजी से कौन कौन से शब्द ऐसे आए हैं जिनका उपयोग अपन अपनी हिंदी भाषा में करते हैं? जैसे ट्रेन, अब अपन ट्रेन अपन बोलते हैं, चलती है, अपन सफर भी करते हैं, इसको रेल भी बोलते हैं अपनी भाषा में। लेकिन ये ट्रेन जो शब्द है ये किसका है? अंग्रेजी का। इसको हिंदी में अगर अपन बोलें तो ट्रेन को बोलते हैं लोहपतगामिनी। अब अगर किसी को बोलेंगे कहीं जा रहा है, भाई भोपाल जा रहा हूँ, बोले कहीं जा रहा है, बोले लोहपतगामिनी से, कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या है। तो ट्रेन अपन इसका उपयोग करते हैं। साइकिल, शर्ट जो अपन पहनते हैं डेली में, मोबाइल वगैरह तो इतना यूज़ करते हैं अपन के बस पूछो मत। बस मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो निकालिए यूट्यूब और डालिए अभिनंदन कोचिंग क्लासेस काले एप्पल, तुरंत हम वीडियो देखिए। कल इसके बाद में बढ़ते हैं। काफ़ी, अपन लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ये कॉफ़ी का अपन यूज़ करते हैं। लाउड स्पीकर सुनते हैं अपन, साउंड। कैप, पहनने वाला या ढक्कन, कैप के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगली भाषा आती है अरबी। अरबी के कौन से ऐसे शब्द है जो कि हिंदी में आए हुए हैं? इंसाफ, औरत, अखबार, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब भर्ती आएगी अपनी और कब हम पास होकर वर्दी लेंगे। ठीक,
अगला है फारसी। फारसी भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अपने हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से। खरीद, नमक, शिकार, नमूना। अब ये सब अपन रोज बोलते हैं, अपने डेली यूज में आते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी भाषा से आए हैं। अपने को इसका ध्यान तो होना चाहिए, अपने को ज्ञान होना चाहिए इनका। ठीक है। पुर्तगाली, ये भी एक भाषा है। गमला, अरे अपन घर पे सजा के रखते हैं, वही गमला है ये। कप्तान, फीता और साबुन, डेली नहाते हैं अपन, वही साबुन जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है वो, लेकिन अपनी हिंदी भाषा में आया हुआ है, इसलिए आगाज शब्द के अंतर्गत आता है वो। अगला है तुर्की। तुर्की भी एक भाषा है। इसके अंतर्गत देखो तोफ, कैंची, बेगम और बंदूक और सौगात। अब ये कैंची वगैरह तो अपन डेली यूज करते ही हैं, कटिंग में कुछ न कुछ काम में उपयोग में लेते ही हैं। बेगम तो खैर भली बात ही जानते ही हैं, नहीं जानते जानोगे आगे। ठीक। उसके बाद में कुछ अन्य भाषा से कुछ शब्द आए हुए हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि रिक्शा, ये जो रिक्शा है आपका जापानी भाषा का शब्द है। काजू, खाते अपन लोग, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। खोपरा, जो अपन घिस के खीर वगैरह में डालते हैं, हलवे में डालते हैं, वही ये जो आया है वो कहाँ से आया है, मलयालम से। उसके बाद में चाय, चाय तो सुकून है, क्या है, सुकून। तो चाय जो शब्द है वो कहाँ से आया है, चीनी भाषा से। तो इस तरह से मैंने आपको ये क्या है, सिर्फ एक हिंट दी हुई है, लेकिन आपके पास में जो भी बुक हो उसको निकालिए, उसमें से पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, हर एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत सरल है। और अगर अपन ने इतना कर लिया ना, तो ये मानो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो अपने डन है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर यूट्यूब चैनल को हमारे चैनल पर पहले बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना।